क्या कोई मुर्दा या फिर एक ऐसा इंसान जो मर चुका है, मरने के 3 घंटे के बाद वापस ज़िंदा हो जाए, फिर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जाए, इंस्टाग्राम पर जाए और फिर लिखे कि वो क्यों मरा या मरी और अपनी मौत की वजह बताए? मतलब मुर्दा मौत के बाद वापस आकर कुछ लिखे, कुछ करे, कुछ कहे, कुछ पढ़े, कुछ बोले, ये मुमकिन है? ऐसा नहीं हो सकता। क्या कोई शख्स जिसकी तबीयत ख़राब है, बहुत ही मामूली सर्दी ज़ुकाम कोल्ड है, और डॉक्टर को बुलाने की बजाय एक कंपाउंडर को बुलाए, और कंपाउंडर को ये भी पता नहीं कि करना क्या है, पर वो जाए और उसे एक इंजेक्शन दे। अब उस इंजेक्शन में क्या है ये किसी को पता नहीं, और इंजेक्शन लगे और 3 सेकंड के बाद सामने वाले की तबीयत बिगड़ जाए और फिर अगले कुछ देर में उसकी मौत हो जाए। एक बाप जिसे पता है कि उसकी बेटी मरने जा रही है, और शायद पहले से पता है, लेकिन वो मरने का इंतज़ार करता है, उसे बचाने की कोशिश नहीं करता, और जब वो मर जाती है तब उसके लिखे हुए आखिरी नोट को सोशल मीडिया अकाउंट पर एक ड्राइवर के ज़रिए लोड करा देता, अपलोड। क्या ये मुमकिन है? ये सारी कहानी इस देश की, शायद अभी तक की, आज के दौर की यंगेस्ट, सबसे युवा, सबसे जवान एक साध्वी, एक कथावाचक, एक भजन गायिका, उनकी मौत से जुड़ी हुई है। नाम है प्रेम बाईसा, और इस वक्त हर जगह प्रेम बाईसा की मौत को लेकर एक चर्चा है। कहानी 6 महीने पुराने एक और किस्से से भी जुड़ रही है, लेकिन असली कहानी पर आऊँ उससे पहले बहुत सारे हमारे ऐसे लोग होंगे जो शायद प्रेम बाईसा के बारे में कम जानते होंगे। सिर्फ 25 साल की उम्र है प्रेम बाईसा की, एक मामूली से घराने से, पिता ट्रक ड्राइवर, माँ जो है बहुत ही धार्मिक। जोधपुर से कुछ दूरी पर एक गांव में ये परिवार रहा करता था। फिर इसी परिवार में प्रेम बाईसा का जन्म होता है। माँ शुरू से पूजा पाठ में बहुत इंटरेस्टेड थी। पिता ड्राइवर थे, ट्रक चलाते थे। तो धीरे धीरे जब पिता ने देखा कि उनकी पत्नी काफ़ी धार्मिक है, तो उन्होंने भी पत्नी के साथ धर्म कर्म के काम करने शुरू कर दिए। दोनों पति पत्नी अब व्रत भी रखते। कहते हैं कि 1-1 महीने तक ये बिना अन्न खाए हुए इन्होंने उपवास रखा। बेटी बड़ी हो रही है। इसके बाद एक बार इन दोनों ने, पति पत्नी ने, 4 महीने के उपवास रखने का फैसला किया, बिना अन्न के। महीना गुजार दिया। परिवार में भाई थे, उन्हें लगा कि कुछ हो ना जाए, तो उन्होंने ज़बरदस्ती इन दोनों के उपवास को तोड़वाने की कोशिश की। पति पत्नी ने कहा हम तोड़ेंगे नहीं। भाई से विवाद हो गया। पति पत्नी अपने 5 साल की बेटी प्रेम बाईसा को लेकर उस गांव से निकल आते हैं, और जो राजस्थान में जोधपुर में एक जगह पर आकर रहने लगते हैं। एक छोटी सी जगह थी, और उसी छोटी सी जगह से ये कहानी शुरू होती है। जब पति पत्नी वहाँ आए और ये उपवास रखा था, उसके लगभग 1 साल के बाद ही प्रेम बाईसा की माँ की मौत हो जाती है। मौत की वजह अभी तक किसी को पता नहीं, शायद बीमारी, कमज़ोरी या कुछ और, लेकिन मौत हो गई। अब बाप बेटी अकेले। माँ की जब मौत हुई तो बेटी पर माँ की मौत का बहुत असर हुआ, गहरा असर हुआ। फिर वो भी अपने माँ के नक्शे कदम पर चल पड़ी। उसने भी धर्म कर्म के कामों में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। पिता ने जब ये देखा तो पिता को लगा कि शायद बेटी इसी तरफ जाना चाहती है। फिर वो साधु संतों के पास उसे ले जाने लगे। धीरे धीरे उसने भजन गाना शुरू किया। साधु संतों के बीच रहकर उसने फिर कथा सुननी शुरू की। और एक वक्त ऐसा आया कि जब ये खुद 12 साल की उम्र में पहली बार जोधपुर में कथा सुनाई। जब इस बच्ची ने कथा सुनाई तो लोग बहुत भावुक उठे। उन्हें लगा कि इसके अंदर शायद कोई अजीब शक्ति है। कथा सुनाने के अलावा वो भजन बहुत खूबसूरत गाती, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में, दिखने में भी बहुत खूबसूरत। अब धीरे धीरे पिता ने गांव की ज़मीन बेची और जोधपुर में एक छोटी सी जगह ली, और वहीं पर एक कुटिया टाइप बाप बेटी रहने लगे। वक्त बीता। वक्त बीतने के बाद अब ये बच्ची धीरे धीरे बड़ी हो रही है। इसके जो भजन गाने की शैली थी वो मशहूर होती गई। साधु संतों, शंकराचार्यों से जाकर मिलना जुलना, उठना बैठना, और फिर इसने दीक्षा लेनी शुरू की, धर्म के ज्ञान लिए। और अब एक वक्त ऐसा आया जब ये बच्ची जोधपुर के बाहर देश के अलग अलग शहरों में जाकर भजन गाती, कथा सुनाती, और अब एक साध्वी के तौर पर यह मशहूर हो गई। फिर जोधपुर की वो छोटी सी कुटिया भी धीरे धीरे कोठी में तब्दील हो गई, और अब बाप बेटी वहीं रहते। साध्वी के भक्त धीरे धीरे बढ़ते गए, और अब पूरे देश में वो अलग अलग जगहों पर जाकर भजन सुनाती, कथा सुनाती, और हज़ारों की भीड़ इकट्ठा हो जाती। अभी अगले कुछ दिनों में 2 ऐसे प्रोग्राम थे, एक चंडीगढ़ में और एक शायद अजमेर में, और इन दोनों प्रोग्राम में इसी साध्वी के यूपी के मुख्यमंत्री, एक जगह योगी आदित्यनाथ और दूसरी जगह जो
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो खुद शामिल होने जा रहे थे। 27 जनवरी को एक और प्रोग्राम था इसी अजमेर में। उस प्रोग्राम को ख़त्म करने के बाद साध्वी प्रेमबाई साहब अपने पिता के साथ वापस जोधपुर लौट आती है, अपनी उसी कोठी में जो कभी कुटिया हुआ करती थी। जब ये लौटी तब तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, सर्दी ज़ुकाम, हल्का हल्का बुखार। अब चूँकि 29 के बाद फिर से दौरा करना था अलग अलग शहरों में, तो 28 जनवरी की दोपहर को जब तबीयत थोड़ी नासाज हुई तब साध्वी प्रेमबाई ने अपने पिता को कहा कि तबीयत ठीक नहीं लग रही है। पिता ने कहा चलो एक उनके परिचित का हॉस्पिटल है, परीक्षा हॉस्पिटल, तो उन्होंने कहा वहीं दिखाते हैं। उसने कहा ऐसी भी ज़रूरत नहीं है, इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब नहीं है, एक काम करते हैं हमारे एक परिचित कंपाउंडर हैं, उनको बुला लेते हैं, उनसे इंजेक्शन लगा लेते हैं, ठीक हो जाएंगे। और ये कंपाउंडर पहले भी कई बार आ चुका था। पिता कहते हैं ठीक है। इसके बाद वो कंपाउंडर जो जोधपुर के इनके घर में पहुंचता है, एक इंजेक्शन लगाता है, और जैसे ही वो इंजेक्शन लगाता है अगले 3-4 सेकंड में साध्वी की तबीयत बिगड़ने लगती है। पिता परेशान हो जाते हैं, लेकर भागते हैं उसी परीक्षा प्राइवेट हॉस्पिटल में। जब वहाँ ले जाते हैं तो डॉक्टर उन्हें मुर्दा करार देते हैं। अब यहाँ तक कहानी बहुत सीधी सादी है, लेकिन इसके बाद जो कुछ होता है वो इस पूरी कहानी को पलट कर रख देता है, और अब ऐसे ऐसे सवाल छोड़ जाता है कि जिसके जवाब आज 30 जनवरी 48 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया साध्वी की मौत को, लेकिन जवाब नहीं मिल रहे। पुलिस अपनी तफ्तीश में लगी हुई है। अब क्या सवाल है, क्या जवाब है, क्या रहस्य है, ये आपके सामने रखता हूँ। साध्वी प्रेमबाई की जब मौत होती है तो अब तक यही था कि उनकी तबीयत ख़राब है, इंजेक्शन लगा, हो सकता है तबीयत ख़राब ज़्यादा होने की वजह से, सही इलाज ना होने की वजह से मौत हो गई, हर कोई यही मान रहा था। लेकिन 28 जनवरी की शाम जब साध्वी की मौत होती है, उसके ठीक 3 घंटे बाद साध्वी के इंस्टाग्राम अकाउंट से, उन्हीं के अपने सोशल मीडिया हैंडल से एक पोस्ट होता है। उस पोस्ट में एक आखिरी नोट लिखा हुआ था। पहले इस नोट को पढ़ाता हूँ, फिर इस पोस्ट की कहानी बताता हूँ। तो साध्वी का आखिरी पोस्ट उन्हीं के सोशल मीडिया हैंडल से डाला गया। अब सोशल मीडिया हैंडल या अकाउंट से जनरली जिसका अकाउंट है वही डालेगा, हम सभी ही मानते हैं। हाँ, जो बहुत सारे बड़े लोग होते हैं, वीवीआईपी होते हैं, वो हैंडल को देखने के लिए लोग रखते हैं, जो बड़ी बड़ी पार्टियाँ। तो जो सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला उसमें लिखा था, ये साध्वी प्रेमबाई की तरफ से लिखा हुआ है कि मैंने हर एक क्षण सनातन प्रचार के लिए जिया। दुनिया में सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। आज अंतिम सांस तक मेरे दिल में सनातन ही है। मेरा सौभाग्य है कि मैंने सनातन धर्म में जन्म लिया और अंतिम सांस भी सनातन के लिए ली। मेरे जीवन में आदि जगतगुरु शंकराचार्य भगवान, विश्व योग गुरुओं व पूज्य संत महात्माओं का हर पल आशीर्वाद रहा। मैंने आदि गुरु शंकराचार्य और देश के कई महान संत महात्माओं को लिखित पत्र लिखा, अग्नि परीक्षा के लिए निवेदन किया, लेकिन प्रकृति को क्या मंजूर था। मैं इस दुनिया से हमेशा के लिए अलविदा, लेकिन ईश्वर और पूज्य संत महात्माओं पर पूर्ण भरोसा है। मेरे जीते जी नहीं तो जाने के बाद तो न्याय मिलेगा। अब इस लाइन को पढ़कर सीधे सीधे समझने की ज़रूरत भी नहीं है कि मेरे जीते जी मेरे जाने के बाद तो न्याय मिलेगा। ये क्या इशारा करता है? ये इशारा करता है कि ये एक लास्ट नोट है और साध्वी ने खुद अपनी जान दे दी। लेकिन बात इस नोट की नहीं थी। बात ये थी कि जब साध्वी की मौत हो चुकी और उसके 3 घंटे के बाद उनके मरने के सोशल मीडिया के उनके अकाउंट से ये आखिरी नोट भेजा गया। अब साध्वी खुद तो भेजेंगी नहीं क्योंकि वो इस दुनिया में है नहीं, तो फिर उनके अकाउंट से किसने भेजा? तो जब जांच हुई तो पता चला कि खुद साध्वी के पिता ने ये नोट उन्हीं के सोशल मीडिया अकाउंट से डाला है। अब जब ये पता चला कि उनके पिता ने डाला तो हर एक कोई हैरान कि भाई साध्वी की मौत हुई, इंजेक्शन और बीमारी की कहानी आ रही है, और 3 महीने बाद अचानक एक ऐसा नोट आता है जो आखिरी नोट की शक्ल में है और जिससे साफ पता चलता है कि साध्वी ने अपनी जान दी। और पिता 3 घंटे बाद खुद ये आखिरी नोट डाल रहे हैं। तो ऐसा उन्होंने क्यों किया? पहला। दूसरा सवाल, क्या उन्हें इस नोट के बारे में पहले से पता था? तीसरा सवाल, अगर उन्हें पता था कि ये उनकी बेटी नोट लिख रही है तो क्या अपनी बेटी को बचाने के लिए उन्होंने कोशिश की? अब इसी को लेकर उनसे सवाल पूछे गए। तो जो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कैमरे पर कहा है, उनका कहना था कि ये नोट मेरे पास था। मैंने अपने ड्राइवर से कहा
कि मेरी बेटी के सोशल मीडिया अकाउंट पर इसको डाल दो। उसने डाला। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बताऊंगा। अब यहाँ सवाल ये है कि 3 घंटे के बाद मौत के ये डाला गया, तो क्या उनके पिता को 3 घंटे पहले लिखा गया ये नोट उसकी जानकारी थी? और अगर जानकारी थी तो फिर इसे पढ़ने के बाद कोई भी शख्स ये समझ जाएगा तो सामने वाले को बचाने की कोशिश करेगा। तो उन्होंने ऐसी कोई कोशिश क्यों नहीं की? दूसरा, जब मौत हो गई तो इसके बाद उनके पिता अड़े रहे कि पोस्टमार्टम नहीं होगा। अब मौत संदिग्ध, सस्पिशियस, तो ऐसे में मौत की सच्चाई तभी आएगी जब पोस्टमार्टम होगा। उसी में रिपोर्ट आएगी कि उस इंजेक्शन में क्या था। अगर इंजेक्शन की वजह से मौत हुई, नेचुरल थी, तो ठीक है, और अगर ये दोनों नहीं है तो ये तो फिर आखिरी नोट कुछ और ही इशारा कर रहा है। तो पिता ने पोस्टमार्टम कराने से मना किया, लेकिन फिर पुलिस मजबूर, क्योंकि मामला तूल पकड़ चुका था। फिर पुलिस वालों ने समझाया, कुछ भक्तों ने समझाया, तब जाकर पिता तैयार हुए और उसके बाद पोस्टमार्टम हुआ, जिसकी अभी रिपोर्ट कल तक शायद आ जाएगी। तीसरा, साध्वी प्रेम बाईसा की मौत के बाद जोधपुर के जिस आश्रम में उनकी मौत हुई उसके तमाम सीसीटीवी कैमरे अचानक गायब हो गए, हटा दिया गया। अब ये सारे सबूत हैं, आखिरी पल क्या क्या हुआ, तो ये कैमरे किसके कहने पर हटाए गए? उस कैमरे में बहुत सारे सबूत होंगे। और इन सबसे बड़ा सवाल, वो कंपाउंडर कौन था जिसने आकर इंजेक्शन लगाया? उस कंपाउंडर की जो शिनाख्त है, आइडेंटिटी, वो जोधपुर पुलिस के हिसाब से उन्होंने कर ली है। वो पहले भी आता था। अब सवाल ये है कि अगर कोई बीमार होता है तो वो किसी डॉक्टर को बुलाता है, चाहे वो दवा हो या इंजेक्शन हो। आप अपनी मर्जी से, बहुत सारे ऐसे केसेस में होता है कि चलो कोल्ड है, सर दर्द है, कुछ और है, नॉर्मल मेडिसिन लोग ले लेते हैं, ठीक है। अब एनासिन, कोल्ड्रेन, ये सब लेने के लिए कोई डॉक्टर के पास तो जाएगा नहीं। लेकिन ऐसा कब होता है कि बिना डॉक्टर को दिखाए अपनी मर्जी से कोई इंजेक्शन ले ले? नहीं होता है। जब तक डॉक्टर रेफर ना करे या डॉक्टर प्रिस्क्राइब ना करे, हम नहीं लेते हैं। तो यहाँ ऐसी क्या चीज़ थी कि साध्वी ने एक कंपाउंडर को बुलाया और उसने इंजेक्शन दिया, और इंजेक्शन देने के 3 सेकंड बाद तबीयत बिगड़ गई। आखिर उस इंजेक्शन में कौन सी दवा थी? अब इंजेक्शन में कौन सी दवा थी, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हल्का सा, बाकी विसरा रिपोर्ट से पूरा खुलासा होगा। अब ये सारी चीज़ें तो उलझी हुई थी। जो आखिरी नोट है उसमें एक जगह ये है कि मैंने अग्नि परीक्षा देने की कोशिश की, और ये कि जीते जी न्याय नहीं मिला तो शायद मरने के बाद मिले। तो ऐसी क्या बात थी जो साध्वी को परेशान कर रही थी? अब इसको लेकर अचानक 6 महीने पुराने वीडियो की एक बात चलने लगी। 6 महीने पुराने एक हादसा हुआ था। बात 13 जुलाई 2025 की है। 13 जुलाई 2025 को साध्वी प्रेम बाईसा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर किसी ने डाला, और वो उनके भक्तों तक, बाकी लोगों तक पहुंचा, और इसे बताया गया कि एक आपत्तिजनक वीडियो है। उस वीडियो को मैंने भी देखा, कई बार देखा। मुझे कहीं से भी वो वीडियो आपत्तिजनक नहीं लगा। उस वीडियो में यह है कि साध्वी अपने कमरे में लेटी हुई है, और तभी एक शख्स अंदर आते हैं और वो साध्वी को के दोनों गाल एक तरह से खींचते हैं, जैसे बच्चों को करते हैं। फिर साध्वी उनके गोद में झूलने लगती खड़ी होकर। फिर वो उसे बहुत ज़ोर से हक करते हैं। इस वीडियो को डालने के बाद साध्वी प्रेम बाईसा के कैरेक्टर को असैसिनेट करने की कोशिश की गई। 13 जुलाई 2025 की बात है। जब ये वीडियो आया उसके बाद साध्वी पुलिस स्टेशन पहुंचती हैं और वहां जाकर एक रिपोर्ट लिखाती हैं कि उनकी इज्जत को इस तरीके से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जबकि जो वीडियो में शख्स है वो कोई और नहीं है, उनके अपने पिता है। और उस वक्त वो काफ़ी एक तरह से मायूस थी, डिप्रेस थी कई चीज़ों को लेकर। तब पिता ने उन्हें पुचकारा था, और उसी पुचकारने का ये वीडियो था जो उनके घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ था। और इस वीडियो में कायदे से वैसी कोई चीज़ थी नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने जानबूझकर साजिशन उन्हें बदनाम करने की कोशिश की इस वीडियो की आड़ में। तो उन्होंने FIR लिखा है, और उस FIR में 4 लोगों के नाम लिखे। ये जो 4 लोग थे, इनमें से उनके घर में एक साउंड सिस्टम लगाने का काम करने वाला जोगेंद्र, इसके अलावा एक एक्स ड्राइवर रमेश, एक कृष्ण, जोगेंद्र की पत्नी जो कृष्णा थी, और एक और शख्स था। पुलिस ने इन सबके खिलाफ FIR दर्ज कर और गिरफ्तारी भी की। पता चला कि जो घर में CCTV कैमरे लगे हुए थे, उसी कैमरे से इस वीडियो को निकाला गया, और इस वीडियो को निकालने के बाद साध्वी के पास एक फ़ोन आया और उनसे कहा गया कि आपका एक वीडियो है, आप हमें 20 लाख रुपए दे दें, नहीं तो फिर ये वीडियो वायरल कर देंगे। साध्वी प्रेम बाईसा ने पैसे देने से साफ इनकार कर दिए। इसके बाद 13 जुलाई 2025 को ये वीडियो एडिट करके सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया गया। ये उस वीडियो की कहानी थी।
अब उस वीडियो से जो भी उस वक्त उनकी इज्जत को ठेस पहुंची, बदनाम करने की कोशिश की गई, मामला पुलिस तक भी गया। अब साध्वी की मौत के 3 घंटे के बाद एक नोट सोशल मीडिया पर है, जिसमें आखिरी लाइन मैंने आपको सुना है कि जीते जी तो इंसाफ मिला नहीं, अब शायद मरने के बाद मिले। हालांकि इस पूरे नोट में कहीं भी उस वीडियो का जिक्र नहीं है। लेकिन एक सवाल है, सवाल ये है कि ये वीडियो 6 महीने पहले 13 जुलाई को वायरल किया गया। आज हम लोग 2026 30 जनवरी में बैठे हैं, तो लगभग 6-7 महीने के बाद, अब जब ये मामला पूरा ठंडा पड़ चुका, अब उस वीडियो का कोई जिक्र भी नहीं होता। जो जुलाई में हुआ, उसके बाद अगस्त के बाद से कोई लेना देना नहीं किसी का इस वीडियो का। तो अगर ऐसा कोई कदम उठाना था साध्वी प्रेमबाईसा को, तो उसी वक्त उठाना था, जुलाई में। जब 6-7 महीने के बाद ये पूरा मामला ठंडा पड़ गया, तो अब अचानक उस वीडियो की वजह से अपनी जान देना, कोई गले से नहीं उतर रही है बात। बहुत सारे लोग रिलेट कर रहे हैं कि उसी वही वीडियो है साध्वी की मौत की वजह। लेकिन बात वही है कि 6-7 महीने बाद उन्हें यह ख्याल क्यों आया, जब उस वक्त हर तरफ से उन्हें बदनाम किया जा रहा था, जब सबसे ज़्यादा चोट पहुंच रही थी, तब उन्होंने ऐसा कदम नहीं उठाया। तो अब 6-7 महीने बाद क्यों, और यही शक पैदा कर रहा है। इसीलिए अब पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की है हर पहलू से, और पिता से भी पूछताछ हुई, बाकी लोगों से भी हुई। अब मेन इंतज़ार है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का और विसरा रिपोर्ट का, ताकि उस इंजेक्शन का जो है राज पता चल सके कि उसमें ऐसी क्या चीज़ थी जिसकी वजह से साध्वी की तबीयत बिगड़ी और फिर उनकी मौत हो गई। और 3 घंटे के बाद इस नोट को सोशल मीडिया पर डालने की क्या वजह है? क्या यह नोट भी ओरिजिनल है, वाकई साध्वी ने लिखा, या फिर इसके पीछे भी एक साजिश है? तो अगले 24 से 48 घंटे के अंदर बहुत सारी नई चीज़ें सामने आ जाएंगी। मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। फिलहाल आज इस कहानी में इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज आकाश चौहान, ये हमारे इंटरनेशनल आज तक टीम के मेंबर, बहुत ही होनहार, बहुत मिलनसार, बहुत प्यारा। तो आकाश का बर्थडे है। आकाश ने आज पूरी टीम को चाय भी पिलाई है। तो हैप्पी बर्थडे आकाश, हमेशा अच्छे रहो, खुश रहो, यही मेरी दुआ है। इसके अलावा सूर्य नारायण जेना, इनका भी आज बर्थडे है। तो हैप्पी बर्थडे सूर्या। और ये भेजा है भवानी शंकर ने। आफिया मोहम्मदी, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे आफिया। और ये मोहम्मद मुनव्वर की बिटिया है। साथ ही रेहान सिंह, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे रेहान साहब। और ये भेजा है सिमरनदीप सिंह ग्रेवाल ने। इसके अलावा एक चीज़ आप लोगों को बताई नहीं थी, हम पूरी क्राइम टीम ने चुपचाप ये सारी पार्टी कर ली थी। हर साल हम लोग 2 दिन के लिए कहीं इधर उधर घूम कर मस्ती करके चले आते हैं। तो इस बार हमारी पूरी क्राइम तक की टीम लास्ट सैटरडे 24, क्योंकि 26 जनवरी की भी छुट्टी थी और इसलिए 26 जनवरी को मैंने कहानी भी नहीं सुनाई थी, तो हमारी पूरी टीम क्राइम तक की घूमने गए थे राजा जी नेशनल पार्क उत्तराखंड। और वहीं एक जंगल के बीच में एक फार्म हाउस बहुत खूबसूरत, और वहाँ के बड़े खूबसूरत लोग जिन्होंने हमारी पूरी टीम के साथ अच्छा खासा वक्त बिताया, और उनकी मोहब्बत, उनका खाना, उसके बारे में क्या ही बोलूँ। तो ये बेईमानी होगी अगर उन लोगों को थैंक्स ना बोलूँ। और ये सब कहानी सुनते हैं और शायद आज कहानी सुनेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा। दिल से शुक्रिया पूरी क्राइम तक टीम की तरफ से। एक तो मुकीर अब्बासी साहब, थैंक यू सो मच। इसके अलावा अरशद अब्बासी, थैंक यू सो मच आपका। चौधरी हेमराज, नितिन जायसवाल, जमील गौर, मोनू सैनी, कमल सैनी, पूरन सिंह, साथ ही आरिफ हसन, इसके अलावा आमिर, साथ ही नफीस, इसके अलावा अरशद, शाहनवाज, देन बाबू अब्बासी, राज अब्बासी, डॉक्टर मोइनुद्दीन इदरीसी, ये सारे वो लोग थे। और एक हमारे सरफराज अब्बासी। सरफराज साहब, थैंक यू सो मच दिल से। जब हम लोग रात को पहुँचे उसके बाद भी आपने रिस्क लेकर पूरी टीम को जंगल में आप ले गए, घने जंगल में, सामने लेपर्ड। हमारी टीम ने इस बार लेपर्ड भी देखा और हम लोगों ने शूट भी किया। कभी मौका मिलेगा दीपक एंड टीम को बोलूँगा तो वो दिखाया आप लोगों को। तो सरफराज भाई, आपकी इस मोहब्बत के लिए, और ख़ासतौर पर आपका प्यारा सा बेटा जिहान, मतलब पूरी टीम उसके साथ खेल रही थी, हंस रही थी, वाकई बड़ा अपनापन सा लगा, बिल्कुल होमली फील किया। खाने का क्या कहूँ, बेहतरीन खाना खिलाया आपने। तो दिल से शुक्रिया सरफराज भाई आपका और आपकी पूरी टीम का।